Hello friends, welcome back. Today in this video we are going to understand about the numericals of this chapter. तो फटाफट से न्यूमेरिकल्स पे काम शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को हम कैसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका वो है मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स। मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स जो थे हमने लास्ट वीडियो के अंदर छोड़े थे, मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो में उससे बात करेंगे। आज सबसे बड़ा जो पोर्शन होगा वो इसी के बारे में होगा। एंड द थर्ड थिंग इज हम बात करेंगे कुछ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के रिलेशंस के बारे में कि उनके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं या कैसे हैं और कैसे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको मैंने पिछली बार ये बताया था कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपको पता होना चाहिए क्या मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से करने के लिए। तो आपको न्यूमेरिकल्स अगर मोल कॉन्सेप्ट के करने तो भी उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास की मैं बात की, जैसे मान लो CO2 की अगर मैं बात करता हूं तो CO2 के अंदर में कितने एटम हो गए हैं, एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम है। कार्बन का एटम, एक एटम जो होता है उसका मास होता है करीब 12 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 × 12 और चूंकि ऑक्सीजन के दो है, ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16, तो 2 × 16 you can total it and it is 12, 16 to 32 and this total is 44U, जिसको अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो होता है आपका 44 ग्राम्स, ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो गाइस यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपको निकालना आता है। अब यहाँ पर एक दूसरी टर्म और है आपकी बुक के अंदर जिसका नाम है फॉर्मूला यूनिट मास। क्या है ये फॉर्मूला यूनिट मास? फॉर्मूला यूनिट मास में हम क्या करते हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं सभी एटम्स का जो मास, एटॉमिक मास उनको ऐड करते हैं, जैसा हमने मॉलिक्यूलर मास के अंदर किया। मॉलिक्यूलर मास के अंदर में क्या किया था, जितने भी एटम्स थे उसको काउंट किया, उन सभी के जो एटॉमिक मासेस थे उन सबको जोड़ दिया आपस में, तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। सेम टू सेम चीज होती है फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर भी हमको ऐसा का ऐसा ही करना है, ये का ये सेम प्रोसेस होगा, ये सब कुछ होगा। तो फिर क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि जब ये दोनों सेम है तो फिर इन दोनों को आपने अलग अलग जो है वो क्यों दिए हैं नाम, इसका नाम फॉर्मूला यूनिट मास क्यों रखा है और इसका नाम मॉलिक्यूलर मास क्यों रखा है? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो जो नॉर्मल सिंपल एटम्स, सिंपल जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए है, ठीक है। और फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो आपका होता है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, जो भी कंपाउंड्स आयन से बने हैं, जिनमें आयंस यूज होते हैं, दे आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स एंड द मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट मास। तो उसका जो एग्जांपल जैसे हमने कल भी लिया था NaCl, तो हम ले सकते हैं, तो Na और साथ में Cl, ठीक है, Na और साथ में Cl। तो Na का मास होता है 23 एटॉमिक मास और Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको जो है मिल जाएगा 58.5U। तो ये इसका हो गया फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर में आपने देखा है कि मतलब कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं, सेम टू सेम प्रोसेस है। आपको अगर कोई भी अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि क्या डिफरेंस है फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में, तो आपको ये बोलना है कि फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो आयन से बने हुए हैं उनको उनके मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करने का जो नाम है, जो नेम जो उसको दिया गया है वो है फॉर्मूला यूनिट मास। बस इतना सा डिफरेंस है और इसके अलावा कुछ है नहीं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये है कि क्या हमें ये सब याद करने पड़ेंगे हर एक का, जैसे Na का 23 है, Cl का 30.5 है। तो भी आपने स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपको एक चार्ट दिख रहा है, उस चार्ट के अंदर, उस टेबल के अंदर आपको कुछ एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस जो जनरली आपके क्वेश्चंस इसी में से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप इतनी बार रिपीट करोगे कि आपको ये सब याद हो ही जाएंगे, और अगर आपको याद नहीं होते हैं
तो भी डोंट वरी गाइस, चिंता की कोई बात नहीं है। सीबीएसई आप पे बहुत मेहरबान है, पेपर वाले बनाने में आप पे बहुत मेहरबान है। वो आपको सारे एटॉमिक मासेस जो है वो आपको पेपर में देंगे। जहां कहीं भी एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको जो एटॉमिक मास है वो आपको पेपर में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कुछ चीजों के एटॉमिक मास तो आपको लर्न होने चाहिए, एग्जाम्पल लिखने के भी काम आएंगे, और उसके अलावा बहुत सारे काम हैं जिनको आपको उसको करने की जरूरत पड़ेगी। ओके गाइस, तो चलो हम बात शुरू करते हैं फटाफट से मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो मोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स थे उनके लिए मैंने आपको एक बात कल कही थी, मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक दी थी, एक तरह का फ्लो चार्ट मैंने आपको दिया था कि अगर आपको ये फ्लो चार्ट अगर आता है, ठीक है, तो आप कोई भी जो क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का उसको आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको उसको स्क्रीन पे बना रहा हूँ, बोर्ड पे बना रहा हूँ, आप इसको अपनी कॉपी के अंदर बना लीजिए, ठीक है, और साथ में आप इसको अच्छे से याद भी कर लीजिए। इसको याद करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको याद करना कोई इतना हार्ड टिपिकल नहीं है। आप 5-7 क्वेश्चंस करोगे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपके ये मन में चलेगा, तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पैटर्न के लिए क्या है कि आपको जरूरत है। मास को मोल में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किसे डिवाइड करोगे, एटॉमिक मास यूनिट या फिर मॉलिक्यूलर मास यूनिट, किसी भी कंपाउंड के, जिस कंपाउंड की बात हो रही है। अगर आपको मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज करना था, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6.022 इंटू 10⁻20 थे जिसको हमने एवोगाड्रो नंबर बोला था। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपको मोल्स में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना पड़ेगा। और मोल को मास में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, एटॉमिक मास यूनिट या फिर मॉलिक्यूलर मास यूनिट से। तो ये चीज आपके सामने जो है एक है, मास एक बड़ी यूनिट है, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा डिवाइड करना पड़ता है, और डिवाइड को किसी बड़े नंबर में लाने के लिए आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह की जो सब कुछ चीजें हैं, तो वो आपको सारे हर तरह का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, मोल कंसेप्ट का कैसा भी क्वेश्चन जो है वो इससे सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपको किसी चीज का मास दिया हुआ है और आपसे पूछे कि कितने मोल हैं, जैसे कि आपको मान लो आपको 88 ग्राम दिया हुआ है, 88 ग्राम आपको मान लो CO2 दिया हुआ है, और आपको बोला जा रहा है कि बताओ इसमें मोल कितने हैं, कितने मोल है। तो अब आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिया गया, मास दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पर हो, अब क्या दिया गया है, आपको मास दिया गया है, अब यहाँ पर हो। आपको चेंज करना मोल के अंदर, किसमें चेंज करना है, मोल के अंदर। तो आपको मास से मोल में जाना है, कहां जाना है, मास से मोल में जाना है। तो बताओ क्या करोगे, तो मास से मोल में जाने का जो रास्ता है वो कहां से गुजर रहा है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूनिट। यानी कि आपको जो भी ये वेट दिया हुआ है, आप इसमें किससे डिवाइड कर दो, इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएंगे, मोल मिल जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 44 ग्राम होता है। हम ऑलरेडी इसको निकाल चुके हैं 2-3 बार, राइट गाइस। तो आपको भी मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मोल निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला आप बना लो या नहीं बनाओ, मोल का फॉर्मूला मतलब क्या होगा, टोटल मास या गिवन मास। इसको आप गिवन मास लिख दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। गिवन मास में किससे डिवाइड करना है आपको, मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। अब मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 88 आपको दिया गया है, 44 इसका होता है, आपको सिंपल डिवाइड करना आता है, आप काटोगे तो कितना आ गया, 2 मोल्स। यानी कि 88 ग्राम CO2 कितने मोल के बराबर है, 2 मोल CO2 के बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हो 2 मोल CO2, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा हो गया। हुआ क्या नहीं हुआ बताओ, मास को आपने मोल में चेंज कर लिया कि नहीं कर लिया, सिंपली कर लिया। अगर सपोज करो आपको मोल दिया होता, आपको बोला होता है कि भाई 2 मोल्स जो है वो CO2 बताओ कितने ग्राम के बराबर है, आपको उसको ग्राम में चेंज करना है, उसका मास निकालना है। तो आप कहां पर हो, आप हो मोल के ऊपर, आप यहाँ खड़े हो यहाँ पर, आपको कहां जाना है, आपको जाना है मास के पास।
तो कैसे जाओगे, तो आप क्या करोगे, मोल को मास में लेने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो भी होगा। आपको CO2 दिया गया तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे। तो मास का फॉर्मूला क्या बन सकता है यहाँ पर, तो गिवन मोल, जो भी मोल आपको दिए हुए हैं, जैसे आपको 2 मोल दिए हुए, इनटू मॉलिक्यूलर मास। कितना इजी है देखो, इससे ज्यादा इजी कुछ हो सकता है क्या, बताओ। तो गिवन मोल कितने हैं, गिवन मोल आपके पास दिए हुए हैं 2। मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 44, ठीक है 44। तो टोटल कितना हो गया बताओ, 88 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो भाई हुआ कि नहीं हुआ। तो 88 ग्राम्स, इट्स सिंपल और नॉट, इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है। आपको बेसिक कैलकुलेशन ये आपको दिया रहेगा, जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो आपको देगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा देगा, नहीं देता मॉलिक्यूलर मास तो फिर आपको C और O2 के अलग अलग एटॉमिक मास देगा, तो आप मॉलिक्यूलर मास काउंट करना आपको आता है, तो पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकालो, उसके बाद फिर आपको जो चीज दी है वो निकाल लो। तो मास से मोल में जाने के लिए आपको क्लियर है, मोल से वापस मास में आने के लिए क्लियर है। वैसे ही आपको मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो कहानी है वो आपको होनी चाहिए, आप इसको उतार चुके होंगे, आई होप नहीं उतारे हो तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, मैंने आपको पूरा एक बार छोड़ दिया कोड, यहाँ पर पॉज करो उसको उतार लो, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ पर बढ़ रहे हैं हम लोग, हम बढ़ रहे हैं अब इस वाले पोर्शन की तरफ, हम देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आपको मोल दिए हुए हो और आपको बोले कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, तो क्या आपको समझ में आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, क्या आप कर सकते हो इस चीज को, हाँ आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते इस चीज को, बताओ। मोल के नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए क्या करोगे, सपोज करो आपको 2 मोल दिया हुआ है NaCl, ओके गाइस, और आपसे पूछा नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, मतलब इसमें NaCl के जो वो होंगे मॉलिक्यूल्स वो कितने होंगे। तो 2 मोल NaCl के साथ क्या करोगे, मोल को किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, मतलब ना मोल को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे होगा तो नंबर से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मोल कितने हैं 2, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एवोगाड्रो नंबर के साथ, यानी कि 6.022 into 10 की पावर 23। अभी इतना बड़ा नंबर देखकर तो डर लगता है, बाप रे पता नहीं क्या आ गया है और ये कैसे मल्टीप्लाई होगा और क्या होगा पता नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसको तो छेड़ो ही मत, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा ही नहीं जहां पर आपको इसको छेड़ना पड़े। बहुत ही रेयर केस में, जो बहुत ज्यादा कोई IIT की तैयारी कर रहे हैं, कोई फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए चीज जो है वो जरूर छेड़ने आ सकती है। बेसिक CBSE क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहां पर आपको छेड़ना पड़े, और आप आगे कर लीजिए, पहला बेसिक्स तो देख लें। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको आपको क्या करना है इसको यहाँ आपको क्या करना है, आपको यूं उतार लेना। तो हमने मल्टीप्लाई किया 12.044 into 10 की पावर 23। आई एम सॉरी। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कि कैसे निकालते हैं, तो हमने बात की थी कि भैया 12.044 इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और इसको तो आपको छेड़ना ही नहीं है। तो इतने जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, इतने मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो आपके 2 मोल NaCl में प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ये सिंपल है बहुत ज्यादा। अगर आपको सपोज करो नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हो और आपको वापस मोल निकालना, तो क्या करोगे, डिवाइड करना पड़ेगा आपको इससे। तो इसी को देख लेते एक बार वापस कि 12.044 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं ऑफ NaCl। आपको उसको चेंज करना है कि मोल में चेंज करना है, कितने मोल NaCl होगा ये। तो क्या करोगे, तो आपको पता है क्या करना है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल जो गिवन है उसको आपको डिवाइड करना है किससे, इससे एवोगाड्रो नंबर से। तो 12.044 into 10 की पावर 23 को आपको डिवाइड करना है 6.022 into 10 की पावर 23 से। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी कैलकुलेशन आप मैथमेटिक्स में समझते हो,
अगर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसकी ट्रेनिंग लीजिए। मैथमेटिक्स के कुछ टीचर जो आपके टीचर हैं या जो कहीं भी वीडियो से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। और सिंपल इसमें क्या होता है कि ये चीज़ इससे कट जाती है और इसको इससे काटने के लिए आपको 2 आएगा, तो यानी कि आपको 2 मोल जो है वो मिल चुका है वापस। तो आप क्या हो गए, यहाँ से यहाँ पे पहुंच चुके हो। अब पहले आप यहाँ से यहाँ गए, वापस आप यहाँ से यहाँ गए, आपको सेम वही रिजल्ट मिला, 2 मोल 2 मोल। ठीक है, तो आपको पता चल चुका होगा कि कैसे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं। तो ये तो आपके हो गए 4 बेसिक लेवल के क्वेश्चन आंसर्स। अब देखो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करने पड़ेंगे, आप बहुत सारे एग्जांपल्स है वो सॉर्ट आउट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्शन आएगा। मेरे यहाँ पढ़ा देने से या किसी से भी पढ़ने से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है वो प्रैक्टिस का काम है, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटरमेंट में वो आता जाएगा। राइट, तो हम लोग एक पूरा बड़ा हिस्सा देखते हैं जहां पर आपको या ऐसे समझ लो कि आपको मास दिया हुआ है किसी चीज का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एटम का आपको मास दिया हुआ है और वो आपको बोल रहा है कि उसमें पार्टिकल्स निकालो। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको मास दिया हुआ है और आपको बोला पार्टिकल्स निकालो। ठीक है, तो पार्टिकल्स निकाल दो। भैया आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि मास को पार्टिकल में जाने के सबसे पहले वो कहाँ जाना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मास से पार्टिकल से पहुंचने के लिए वो कहाँ जाना पड़ेगा। सपोज कीजिए जयपुर है, ठीक है, और ये दिल्ली है, ठीक है, और ये आपका बीच में कोई और स्टेशन है, अलवर मान लीजिए, गुड़गांव मान लीजिए। तो अगर आपको जाना है जयपुर से दिल्ली तो आपको गुड़गांव जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना। ट्रेन से कहीं जाते हो, बस से आते हो, तो मास से आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा गुड़गांव, फिर यहाँ से हो सकता है कि आपको दिल्ली जाने के लिए कुछ और ऑप्शन मिल जाए। तो ये कुछ ऐसे ही है। तो मास के लिए पहले आपको मॉलिक्यूल मोल तक पहुंचना पड़ेगा और मोल से आपको पार्टिकल जो है वो मिल जाएंगे। अगर पार्टिकल दिए हुए हो और आपसे मास पूछे तो क्या करोगे, पार्टिकल से पहले मोल तक जाओ, ठीक है, और मोल निकालने के बाद में फिर आप उससे मास निकाल सकते हो। ये तो आपको आता ही है। अब मैं आपको बोलूं कि भाई इतना इतना हिस्सा क्या आप सॉल्व कर सकते हो, इसको भूल जाओ, इसको मैंने छुपा लिया और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई इतना इतना जो हिस्सा है क्या वो आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप बोलोगे कि हाँ सर कर सकते हैं। फिर मैं आपसे बोलूं अच्छा इसको छुपा दे, इतना इतना हिस्सा आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको दिक्कत क्या है, आप यहाँ से यहाँ जाइए और फिर यहाँ से यहाँ निकाल लीजिए। आपको क्वेश्चन को 2 पार्ट में करना पड़ेगा, बस एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, बस 2 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। सपोज किसी मैंने आपको ये बोला कि मेरे पास में है ना मतलब आप समझ लीजिए 128 ग्राम, ठीक है, लगभग 128 ग्राम ऑक्सीजन गैस है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। कर सकते हैं आपसे सॉल्व, हाँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 128 ग्राम O2 को आपको मोल में चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है कि मास को मोल में चेंज करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो O2 का जो होता है मास होता है करीब 32 ग्राम, राइट। तो आपके सबसे पहले आप क्या करोगे, 128 के अंदर आप 32 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा करीब जो आ गया आपका 4 मोल्स, यानी कि आपको कितने मोल मिल गए, 4 मोल मिल गए, यानी कि 4 मोल O2। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको मोल से पार्टिकल में जाना तो क्या करना पड़ेगा, मोल से पार्टिकल जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल, तो कर लीजिए 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आपको उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, किसको मल्टीप्लाई करना बताओ, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 24.088 इंटू 10 की पावर 23, और चूंकि 24 आ गया तो आप चाहो तो बोले इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 2.4088 इंटू 10 की पावर 24 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया आपको बात है। तो ये जो है पूरी कहानी है। अगर आपको यहां से यहां चल के जाना हो तो फिर आप इस प्रोसेस को पूरा उल्टा कर लीजिए। अब उल्टा कैसे करोगे, सबसे पहले ये स्टेप है, आपको ये दिया हुआ रहेगा सपोज करो, तो आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे मोल में लाने के लिए,
तो आपको 24.088 इंटू मानो 10/23 इतने पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा मास कितना होगा बताओ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको डिवाइड करोगे किससे, 6.022 से, तो आपको वही इसको काटना है, ये आपको मिल जाएगा 4, आपको मोल्स मिल गया 4 को आप मास में चेंज करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 इंटू 32 इक्वल टू कितना आ गया आपका 128 ग्राम्स। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में मैंने बता दें क्योंकि मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे इसको। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। तो यहां तक मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन जो है वो मोल कॉन्सेप्ट से आपके लेवल पर नहीं पूछा जाता जनरल सेंस के अंदर। बाकी हायर स्टडीज के लिए हम और आगे बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, कुछ वीडियोस में बनाता रहूंगा कि हायर लेवल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। फिलहाल हमारा बेसिक मोटिव है, क्योंकि लॉकडाउन टाइम है, बच्चे घर पर हैं, मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम लोगों तक ये सब चीजें पहुंच जाए। इजी टू इजी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इस स्ट्रेस वाले माहौल में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स के बारे में बात करें तो बेसिक लेवल पर इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला, ये आप निश्चित रहिए एकदम, इस बारे में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट वीडियो है इसके सभी न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, तो जो नेक्स्ट है उसके बारे में बात करेंगे। जो आखिरी चीज है, आखिरी चीज जो है वो क्या है आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर या इसके बीच में रिलेशनशिप। देखो मैंने आपको दो फॉर्मूले तक याद हो चुके हैं कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो उसका मतलब होता है या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे। ये आपका एटॉमिक नंबर होता है। इसका एग्जांपल जो था वो मैंने आपको बताया था। क्या था इसका एग्जांपल, जैसे कि मान लो आप किस NaCl Na लेते हैं, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चार्ट की फॉर्म में लिया था ताकि आपको थोड़ा सा लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ Na की, तो उसका एटॉमिक नंबर जो है कितना है, 11 है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11, और उसमें प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 11, राइट। वो भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है वो ले लीजिए। जब मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा था, ये मास नंबर की बात कर रहा था, तो फिर हमने देखा था कि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो तुम्हारा क्या है, एटॉमिक मास का नंबर है। अब यानी कि दोनों के नंबर्स को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको जाता है एटॉमिक मास। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 पे टाइप किया आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, राइट, आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और आपको साथ में एटॉमिक मास दिया हुआ है। ओके, और आपसे क्या पूछ रहा है, और वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। तो आप कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे बच्चों, सपोज करो आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ है x, ठीक है, इस एलिमेंट x में का एटॉमिक नंबर सपोज करो उसमें उन्होंने दिया एटॉमिक नंबर इसका उन्होंने दे दिया है आपको 13, ठीक है, और उन्होंने इसका एटॉमिक मास जो है वो आपको दे दिया है 27। अब आपसे पूछा न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें। तो देखो एटॉमिक नंबर अगर 13 है तो आपको समझ में आ गया कि इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 13 है कि नहीं है, और एटॉमिक मास 27 है। तो आपको पता है कि एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास की जगह आप 27 रखो, प्रोटॉन की जगह आप 13 रखो, 13 रखो, और साथ में न्यूट्रॉन की आप जगह छोड़ दो, फॉर्मूला लिखो, फिर जो चीज आपको दी हुई है वो चीज उसके नीचे रख दो। सिंपल, किसी भी तरह के फॉर्मूले को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है, आप फॉर्मूला लिखो, फिर जो भी फॉर्मूले के नीचे जो भी वैल्यू आपको पता है वो लिख दो, जो वैल्यू नहीं पता उसको ऐसे का ऐसे लिख दो। तो मेरे को न्यूट्रॉन नहीं पता, मैंने उसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब आपको पता ही क्या करना है, आपको साइड चेंज करनी आती है, साइड चेंज कर लीजिए। तो न्यूट्रॉन का इतना हो गया 27 माइनस 13, तो ये आपका आ गया 14, तो ये आपका हो गया आंसर। बजाओ ताली। तो
ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियरेंस में है। अब मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर आपको मान लो एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो, एटॉमिक मास दिया हुआ हो, तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो कि निकाल सकते हैं। इसका सबसे इजी फॉर्मेट क्या है कि आपको प्रोटॉन दिया हुआ हो, आपको प्रोटॉन दिया हुआ, एटॉमिक मास दिया हुआ हो, तो आपको चाहे प्रोटॉन दिया हुआ हो या फिर एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो, एक ही बात है। यानी कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि आपको एटॉमिक मास दिया, एटॉमिक नंबर अगर आपको गिवन है या फिर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपको एक ही बात है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन इसका उल्टा हो सकता है कि आपको मान लो एटॉमिक मास दे दे और साथ में आपको न्यूट्रॉन दे दे, फिर आपसे पूछे कि भैया एटॉमिक नंबर निकालो आप तुम, तो भैया इसमें देखो कोई बात की कहानी कुछ है नहीं। सपोज करो कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर आपको दिया गया है एटॉमिक मास उसका मान लो उन्होंने दिया 23 ठीक है, और उसमें न्यूट्रॉन जो थे वो उन्होंने दे दिए हैं 12। आपसे पूछा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो क्या बताओ क्या दिक्कत है इसके अंदर। आपको पता है कि एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 23, प्रोटॉन नहीं दिया हुआ है तो उसको ऐसे लिख दो, न्यूट्रॉन आपको 12 दिया हुआ है। फिर से वही साइड चेन का कार्यक्रम, साइड चेंज खेलेंगे तो 23 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको 11 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा 11। और आपको पता है कि प्रोटॉन जितने आगे उतने क्या है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू p प्लस इक्वल टू 11। बताओ आंसर आया कि नहीं आया, कितना सिंपल है। कुछ और सिंपल हो सकता है क्या इससे, बताओ। कुछ और सिंपल हो ही नहीं सकता, है ही नहीं दुनिया में, सिंपल है ही नहीं इससे ज्यादा। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर आपको न्यूट्रॉन भी पूछ सकते हैं, वो तो पूछ ही रहे हैं। खैर आपको एटॉमिक नंबर निकालना आ गया, अगर आपको एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन दिया हो जाएगा तो आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास का प्रोटॉन पता चल जाएगा आपको, न्यूट्रॉन आपको दिया हुआ ही है, तो आपको क्या करना, सिर्फ दोनों को फॉर्मूला में रखना और एटॉमिक मास निकाल लेना है। नहीं अगर आप तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है सारे इस तरह से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक है, आप इसको उतार लीजिए फटाफट से ताकि आप इसको बाद में रिवाइज कर सको और कुछ क्वेश्चंस जो इससे सॉल्व कीजिए ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ तक जो है आज हमने बात की थी न्यूमेरिकल्स की, इसके अलावा और किसी तरह का कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ थ्योरी टॉपिक्स के बारे में, जो कि कुछ आखिरी टेक्निकल थ्योरी टॉपिक्स है। ओके, तो क्या क्या टर्म्स हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज पर बात करेंगे। चलिए हम फिलहाल यहाँ तक रोकते हैं, आप इसको पढ़ते हुए अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कल हम बात करेंगे कुछ और टेक्निकल टर्म्स के बारे में। बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।